नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक और नई शुरुआत, क्योंकि हम हर सुबह लेकर आते हैं आपके लिए अवसर अपार नया सवेरा के जरिए बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं जो कि दिन भर होने वाली हैं। बिल्कुल, और नया सवेरा में नए भारत की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें प्रकाशित की गई हैं। खेल जगत में भी आपको लिए चलेंगे और इसके साथ साथ आपकी सेहत की भी बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, टेक टॉक भी करेंगे, वर्ल्ड वॉच पर भी नजर डालेंगे, हर वो बात जो आपके दिन को खास बनाएगी। मैं हूं शैला निकार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। आप सभी को सुप्रभात। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। सोमनाथ में शौर्य यात्रा में लेंगे भाग, एक विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद में चरण 2 मेट्रो परियोजना के अंतिम सेक्शन की करेंगे शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह का आज केरल के दौरे पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में लेंगे हिस्सा। स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से भी करेंगे मुलाकात। एक बार फिर गोलीबारी से दहला अमेरिका। मिसिसिपी में अलग अलग जगह फायरिंग में 6 लोगों की मौत, एक संदिग्ध हिरासत में। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। रोहित शर्मा और विराट कोहली के प्रदर्शन पर रहेगी सबकी नजर। और नया सवेरा में खबरों के माध्यम से सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सोमनाथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यात्रा का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज सुबह शौर्य यात्रा में भाग लेंगे। ये यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निकाली जा रही है। आपको बता दें कि इस यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकलेगा, जो कि वीरता और बलिदान का प्रतीक होगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। और इसी कड़ी में पीएम सुबह 11 बजे करीब सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 1026 में सोमनाथ पर किए गए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे और आज 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ मंदिर पूरी शान के साथ अडिग खड़ा है। भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ का भारत की ऐतिहासिक संस्कृति में सर्वोच्च स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र के दिव्य जाप में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर परिसर में एक ड्रोन शो का भी अवलोकन किया। श्रद्धा, उल्लास और विश्वास के 1000 साल पूरे होने पर वेरावल स्थित सोमनाथ परिसर दीप्तमान हो उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने हजारों का जन समूह। भक्तिमय वातावरण, सब कुछ लौकिक होते हुए भी अलौकिक। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो। प्रधानमंत्री ने ज्योतिर्लिंग की पूजा की, भवे भवे नाति भवे भोष्मान आशीर्वाद लिया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। उसके बाद शामिल हुए 72 घंटे चलने वाले प्रणव अक्षर ओमकार मंत्र के जाप समापन में। सृष्टि के प्रारंभ से ओमकार मंत्र ब्रह्मांड में है। यह वह ध्वनि है जिसे सबसे पहले सुना गया।
पार्वती पते हर हर महादेव। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देखा ड्रोन शो के जरिए सोमनाथ महादेव की महिमा को, सनातन धर्म के सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग के महात्मा को। इस शो के जरिए दिखाया गया कि कैसे आतिताइयों ने देश की परंपरा, देश के गर्व और देश की आत्मा को खंडित करने का कुत्सित प्रयास किया था। जनवरी 1026 की उन काली रातों में गजनी के महमूद ने इस पावन तीर्थ की मर्यादा पर प्रहार किया था। लेकिन ये महादेव हैं जिनका ना आदि है ना अंत। यह भारत भूमि उनके आस्थावानों के अटूट श्रद्धा से रची बसी है। ये न रुकने वाले हैं न झुकने वाले। सरदार पटेल ने संकल्प लिया, जो टूटा है उसे फिर से खड़ा होना है। यह हमारी परंपरा का जीवंत जय घोष है। सोमनाथ महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नैनाभिराम ड्रोन शो में सोमनाथ की पूरी अंतर यात्रा, सोमनाथ के पुनर्निर्माण में बलिदान करने वाले और योगदान करने वाले महापुरुषों का योगदान, और साथ ही साथ बुलंद भारत की ऐसी तस्वीर जो कि नवनिर्माण और नवजागरण पर टिकी है। निश्चित तौर से ये विकास और विरासत के संरक्षण और प्रदर्शन का अद्भुत प्रयास है। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र। और सोमनाथ से अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी सुप्रभात। प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें तो गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि शौर्य यात्रा में भाग लेंगे, एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यहाँ के दृश्य आपको दिखाऊंगा, बेहद महत्वपूर्ण दिन है। और यहाँ पर जो स्थितियां हैं आप देखें कि किस तरीके से जो आह्लादित है, आप दिखाएं इसको कि किस तरीके से यहाँ पर दृश्य है। और यहाँ पर पूरा उत्सव का माहौल है। अभी 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। शौर्य यात्रा हुतात्माओं के लिए समर्पित है, उन बलिदानियों के लिए समर्पित है जिन्होंने सोमनाथ की रक्षा में अपना प्राण खोए थे, सर्वोच्च न्यौछावर किया। निश्चित तौर पर यह कृतज्ञता ज्ञापन है, धन्यवाद ज्ञापन है, यह अभिनंदन है, ये उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि है, उन लोगों के लिए अपना अटूट अगाध श्रद्धा और कृतज्ञता का ज्ञापन है। इसमें जो है हुतात्माओं ने सोमनाथ की रक्षा में अपराधियों तक अपना सब कुछ दिया। देखिए किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। संसद ध्वनि, डमरू ध्वनि, ढोल नगाड़े बाजा इस तरीके से यहाँ पर बज रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसा जो बड़ा माहौल है। ये निश्चित तौर से आप मान के चले कि आज का दिन सोमनाथ के जो हमारे इतिहास का साक्षी है, इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि हम अपने अतीत से, अपने गौरवशाली इतिहास में पीछे हुए अपने गौरवशाली भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें विकास भी है और विरासत भी। चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो सोमनाथ से हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र तमाम जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं, किस तरह से सोमनाथ की ये नगरी सजी हुई है, लोग किस तरह से आनंदित हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शौर्य यात्रा में शामिल होंगे और उसके साथ साथ वो एक भव्य जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से एक बड़ा संदेश भी आज निकलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौराष्ट्र के राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी करने वाले हैं। सोमनाथ के वीर रक्षकों को समर्पित आज शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का आज दूसरा दिन है। 108 घोड़ों का यहां पर प्रतीकात्मक तौर पर जुलूस निकाला जाएगा, जो शौर्य का प्रतीक है। बिल्कुल, वीरता और बलिदान का प्रतीक ये जुलूस। आज दूसरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का, और सोमनाथ मंदिर में इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन और पूजन भी करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और साथ साथ शौर्य यात्रा में भाग लेंगे।
सोमनाथ पर आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर यह भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन बताता है जहां एक तरफ हम इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं तो वहीं भविष्य की नींव भी तैयार हो रही है। इस आयोजन के माध्यम से देश के युवा किस तरह से जान सकते हैं कि 1026 में किस तरह से आक्रांताओं ने सोमनाथ पर प्रहार किया, आक्रमण किया, लेकिन भारत की वो आस्था, करोड़ों करोड़ों लोगों का विश्वास अडिग रहा, अटल रहा और आज पूरा भारत आज सोमनाथ पर्व मना रहा है। ये स्वाभिमान का पर्व है, ये गर्व का पर्व है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौराष्ट्र के राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जहां पर ग्रीन एनर्जी, शिप बिल्डिंग, ब्लू इकोनॉमी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को किस तरह से मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा होगी। बिल्कुल, वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन गुजरात सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक क्षेत्र की विशेष क्षमताओं को विकसित करना, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाना और इतना ही नहीं, वैश्विक निवेश के अवसरों को भी जोड़ना है। गुजरात की औद्योगिक प्रगति का सबसे बड़ा मंच वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट अब गुजरात के औद्योगिक हृदय राजकोट में नई ऊर्जा और नए अवसरों के साथ दिखाई दे रहा है। मौका है वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का मूल विचार यह है कि स्थानीय संसाधनों, उद्योगों और सामर्थ्यों को पहचाना जाए, उनके लिए आवश्यक नीतियों और निवेश के अवसर खोजे जाएं और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। ये वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट के माध्यम से राजकोट, सौराष्ट्र एवं कच्छ में बहुत ही बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट आने की हमें पूरी विश्वास है। कच्छ, सौराष्ट्र पर फोकस करता हुआ ये क्षेत्रीय सम्मेलन राजकोट के मारवाड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से गुजरात सरकार न केवल जिले स्तर पर निवेश आकर्षित करना चाहती है, बल्कि वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से गुजरात सरकार जिले स्तर तक निवेश को आकर्षित करना चाहती है। इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में पेश किया है। क्योंकि वाइब्रेंट के कारण गुजरात में कई इंडस्ट्रीज आई और हमारी जो बात करूं खादी और ग्राम उद्योग की, तो खादी और ग्राम उद्योग का बड़ी तरह से यह विकास हुआ है। नरेंद्र भाई मोदी साहब की वजह से हमारे कच्छ और गुजरात को काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं हमारे स्टॉल पर विजिट कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करने के लिए बहुत एक्साइटिंग है। जैसे कि सर यहाँ पे विजिट पे आ रहे हैं तो पूरे भारत में और पूरे विश्व में स्वदेशी हमारी चीज़ें हैं वो दिखेंगी। यह सम्मेलन छोटे और बड़े उद्योगों, स्टार्टअप, एमएसएमई, कृषि उत्पादक, शोध संस्थानों एवं अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को एक ही मंच पर लाता है ताकि क्षेत्रीय निवेश, तकनीकी सहयोग और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो। इन सम्मेलनों के माध्यम से सरकार वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट की अवधारणा को भी मजबूत कर रही है। अनुमान है कि 1500 से अधिक एमओयू समझौते साइन होंगे। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक सम्मेलन ही नहीं, बल्कि गुजरात के हर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, यहाँ की स्थानीय प्रतिभाओं को वैश्विक मंच प्रदान करने और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने का एक क्रांतिकारी मंच है। जानकार मानते हैं कि साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने में गुजरात की यात्रा में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। कैमरामैन रमाकांत और मुकुट शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, राजकोट। तो आइए चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट आखिर है क्या। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का ये पूरा आयोजन किया जा रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि ग्रीन एनर्जी की बात हो या शिप बिल्डिंग और ब्लू इकोनॉमी पर इसमें खास तौर से जोर दिया जा रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी नई ताकत देने के लिए ये ग्लोबल समिट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और इतना ही नहीं, कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र पर विशेष फोकस किया जाएगा। एमएसएमई की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप्स की बड़ी भागीदारी इस ग्लोबल समिट के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा जिसमें एमएसएमई की बात हो, स्टार्टअप्स की बात हो, वो इसमें सहभागी बनेंगे। 1500 से ज्यादा एमओयू साइन होने की भी संभावना है।
अंदाजा लगाइए 1500 से ज्यादा MOU जब साइन होंगे तो देश की प्रगति और उन्नति के द्वार किस तरह से खुलते हुए नजर आएंगे। स्थानीय क्षमताओं को जोड़ने पर खास तौर पर जोर दिया जाएगा। निवेश और रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद भी यहाँ पर और भी बढ़ जाती है। राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है उससे छोटे मझोले उद्यमों को किस तरह से रफ्तार मिलने के लिए ये महत्वपूर्ण समिट साबित होती हुई नजर आएगी। तो राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात की रीजनल कॉन्फ्रेंस का एक सबसे बड़ा फोकस होने जा रहा है स्वदेशी हाट। हम बार बार देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का इस दौरान प्रयास करेंगे। राजकोट से अपने सहयोगी अजय मिश्र की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाइब्रेंट गुजरात 2026 में इस बार फोकस है सौराष्ट्र और कच्छ, और अगर वाइब्रेंट गुजरात की बात करें तो सबसे बड़ा फोकस है स्वदेशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों को बढ़ावा देते रहे हैं। इसको समझने के लिए डॉक्टर संजय जोशी, जो कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडेक्सी कॉटेज इंडस्ट्रीज की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वाइब्रेंट गुजरात का सबसे बड़ा फोकस स्वदेशी, क्या कुछ शोकेस करने जा रहे हैं आप? वैसे तो ये कच्छ और सौराष्ट्र स्पेसिफिक वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस है जो गुजरात के हर पार्ट में होने वाली है। लेकिन जब तक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स की बात है, सौराष्ट्र और कच्छ की जो आर्ट है वो इंटरनेशनली ग्लोबली फेमस है। आपने अगर देखा हो तो आज यहाँ हमने वेरी सिलेक्टिव जो पद्मश्री अवॉर्डी है, नेशनल अवॉर्डी है और जो गुजरात राज्य के अवॉर्डी है, ऐसे 25 आर्टिजन्स के स्टॉल्स यहाँ लगे हैं, जिसमें जामनगर की बांधनी है, कच्छ का अजरक है, फिर कच्छी शॉल है, पटोला है। आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने गुजरात और पूरे देश की जो लोकल आर्ट है उसको इंटरनेशनल बनाने में जो बड़ी भूमिका निभाई है, उस पर क्या कहेंगे? अगर आपने देखा हो तो जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब को जब कोई भी इंटरनेशनल डिग्निटरीज को हिंदुस्तान में मिलते हैं या फिर विदेशों में जब जाते हैं, तब वो अपनी जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट वाली रेयर आर्ट है उसके पीसेस ले जाते हैं, ताकि इन दूर दराज के गाँव में काम करने वाले आर्टिजन्स की प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलता है। एंड नाउ सम ऑफ देम हैव बिकम इंटरनेशनली फेमस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, यही सबसे बड़ा फोकस है वाइब्रेंट गुजरात का, और यही कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से इस मंत्र को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन मोहन मुकुट शर्मा के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, वाइब्रेंट गुजरात, सौराष्ट्र। और आपको ये भी बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक आयोजित की गई है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा, श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। प्रधानमंत्री जी ने पवित्र मंदिर परिसर के विकासात्मक कार्यों और तीर्थ यात्रियों की सुलभता व सुगमता के विभिन्न निर्णयों की समीक्षा की। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नया सवेरा। कदम रखिए कहानियों की दुनिया में। स्वागत है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में। लाखों किताबें और बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियां। मिलिए अपने पसंदीदा लेखकों और सम्मानित वक्ताओं से। आनंद लीजिए लाइव म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस का। कतर है सम्मानित अतिथि और स्पेन है फोकस देश। मनाइए भारतीय सैन्य इतिहास के 75 गौरवशाली वर्षों का उत्सव थीम पवेलियन में 10 से 18 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली, विश्व पुस्तक मेला 2026। प्रवेश निःशुल्क। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रूपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक गंभीर मामला सामने आया है। परिसर में प्रवेश करने के बाद नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे 3 कश्मीरी नागरिकों को सुरक्षा बलों ने तत्काल हिरासत में लिया। बिल्कुल, और जानकारी के अनुसार आपको बता दें, तीनों गेट D1 से मंदिर परिसर में दाखिल हुए। परिसर में प्रवेश करते ही एक युवक सीता रसोई के पास बैठकर नमाज पढ़ने लगा। वहां पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक पूछताछ में हिरासत में लिए गए लोगों ने खुद को कश्मीर का निवासी बताया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज केरल के तिरुवनंतपुरम में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वो अपने दिन की शुरुआत प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के साथ करेंगे। इसके बाद अमित शाह स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित कर जमीनी स्तर पर पार्टी की मजबूती की समीक्षा करेंगे। दोपहर में वे केरल कौमुदी कॉन्क्लेव में शामिल होकर राज्य के विकास पर अपने विचार साझा करेंगे और शाम को भाजपा प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक और एनडीए सहयोगियों के साथ उच्च स्तरीय मंथन करेंगे। अमित शाह कल रात तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे, जहां हवाई अड्डे पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। ये चलते आपको पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। शनिवार रात करीब 8:20 पर जब वो पुरुलिया से लौट रहे थे, तभी पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना रोड पर उनके काफिले पर हमला हुआ। शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस समर्थित लोगों पर हमले का आरोप लगाया है और साथ साथ उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि यह हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। शुवेंदु अधिकारी ने हमले को पश्चिम बंगाल में विपक्ष की हर आवाज पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस जनता के बढ़ते गुस्से से घबराकर हिंसा का सहारा ले रही है। घटना के विरोध में वो चंद्रकोना थाने के अंदर धरने पर बैठ गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू करने की बात कही है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचदे ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। आपको बता दें कि इस पहल की 50 बैठकें पूरी हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से अधिक परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल किस प्रकार से कमाल कर रही है और इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। मध्य प्रदेश का गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट साल 2008 में यूपीए की सरकार में मंजूर हुआ, लेकिन कई बाधाओं के चलते सालों तक ये पूरा नहीं हो पा रहा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठकों के जरिए इस प्रोजेक्ट की अड़चनों को दूर किया और अब ये परियोजना न सिर्फ आज 1600 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर रही है, बल्कि इसके दूसरे चरण का काम भी शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के गाडरवाड़ा में स्थित यह सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट आज न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के कई राज्यों की बिजली की मांग को पूरा कर रहा है। 3200 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसमें 1600 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है। प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का काम भी शुरू हो चुका है। मई 2029 तक दूसरे चरण का काम पूरा होते ही ये प्रोजेक्ट अपनी तय क्षमता 3200 मेगावाट तक पहुंच जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि यह प्रोजेक्ट साल 2008 में मंजूर हुआ था, लेकिन भूमि अधिग्रहण, कोयले की आपूर्ति और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों के कारण 1 दशक से अधिक समय तक ये रुका रहा। प्रधानमंत्री की प्रगति की बैठकों के जरिए लंबित मंजूरियों और समन्वय संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटाया गया, जिससे परियोजना का संचालन शुरू हुआ और क्षेत्रीय बिजली आपूर्ति में मजबूती आई। प्रधानमंत्री जी की समीक्षा में जब ये मार्च 2016 में ये परियोजना शामिल हुई, तो समीक्षा में एक समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु सभी को एक माइलस्टोन बेस्ड टारगेट्स दिए गए और जो भी संबंधित एजेंसियां थी उनका एक लक्ष्य निर्धारण किया गया। फिर इसके पश्चात सक्रिय निगरानी करने के साथ साथ जिसके कारण ये परिणाम हुआ कि प्रोजेक्ट फाइनली एक टाइम टेबल के साथ पहली इकाई मार्च 2019 में और दूसरी इकाई जून 2021 में सिंक्रोनाइज हुई। जो हमारे प्लांट्स जो हम 4 साल में टारगेट करते थे लाने के लिए, 8-8 साल तक 10-10 साल तक आ नहीं पाते थे और मेनली हमारे लैंड एक्विजिशन रिलेटेड इश्यूज रहते थे। प्रधानमंत्री के इस इनिशिएटिव के बाद हमको इतना सपोर्ट सरकार से मिलता है और स्टेट मशीनरी से भी मिलता है कि हम टाइम से प्लांट लाने में सफल हो पाते हैं। एनटीपीसी गाडरवाड़ा आज केवल बिजली की मांग को ही पूरा नहीं कर रहा, बल्कि आसपास के गांवों के जीवन स्तर को भी बढ़ा रहा है। इस प्रोजेक्ट से आज हजारों की संख्या में आसपास के लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पा रहे हैं। एनटीपीसी द्वारा CSR के जरिए गांव ने स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, सीसी रोड आदि का निर्माण भी किया है। आज एनटीपीसी ने पास के ही गांव गांगई में एक सिलाई सेंटर का न सिर्फ निर्माण कराया, बल्कि महिलाओं के लिए सिलाई मशीनें भी खरीदवाई हैं। आज आसपास के गांव की कई महिलाएं सिलाई का काम कर आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। जो जमीन एनटीपीसी ने खरीदी है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, जिनमें यदि हाथी गुम जाए तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाए, इस टाइप की यहाँ पे ज़मीन हुआ करती थी। अब यहाँ पे प्लांट जो आया है, उसके बाद मुआवजा भी अच्छा दिया गया है। उस ज़मीन की जो कीमत है, पहले 20,000 रुपये में 2.5 एकड़ मिला करती थी, लेकिन लोग खरीदते नहीं थे। लेकिन एनटीपीसी आने के बाद एनटीपीसी ने उसके 18 लाख रुपये पर एकड़ दिए हैं। एनटीपीसी की तरफ से ये पूरा सेटअप लगा के दिया गया, भवन बनाया गया था। उसके साथ साथ ये पूरी हाईटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हम लोगों को ला के दी गई हैं। इसके बाद जैसे हम लोगों के पास मशीन आई है, तो हम लोगों के रोज़गार में भी थोड़ा सा अच्छा हुआ है, काम भी मिलने लगा था। अब हम लोग यहाँ पर 6 से 7 प्रकार के बैग बनाते हैं, जैसे ट्रैवलिंग बैग है, स्कूल बैग है, कैरी बैग है, लंच बॉक्स वगैरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति की बैठकों ने आज देश भर के वर्षों से लटके, अटके और भटके प्रोजेक्ट्स को राज्यों और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय बनाकर पूरा करने का काम किया है। एनटीपीसी गासरवाड़ा उन्हीं में से एक है। सालों से अटका एनटीपीसी गासरवाड़ा का प्रोजेक्ट देश की बिजली की मांग को पूरा तो कर रहा है, साथ ही ये नरसिंहपुर जिले के लोगों की आर्थिक प्रगति में भी अहम भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ जल जीवन मिशन महज एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों परिवारों के जीवन में आया एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। आज देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों में नल से शुद्ध जल की पहुंच संभव हुई है। इस असाधारण उपलब्धि के पीछे प्रधानमंत्री की सीधी निगरानी और प्रगति जैसे प्रभावी मंच की अहम भूमिका रही है, जहां तकनीक, जवाबदेही और त्वरित निर्णयों ने जल जीवन मिशन को नई गति प्रदान की है। यूं तो हर सरकार हर घर तक जल पहुंचाने का संकल्प लेती रही है, लेकिन इस संकल्प को जमीन पर उतार पाना आसान नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ जल जीवन मिशन इस मायने में अलग है।
क्योंकि यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के जीवन में आया एक ऐतिहासिक बदलाव बन चुका है। कभी जिन गांवों में पानी के लिए महिलाओं और बच्चों को मीलों पैदल चलना पड़ता था, आज उन्हीं घरों में नल से शुद्ध जल पहुंच रहा है। यह बदलाव किसी चमत्कार से नहीं बल्कि मजबूत नीति, सख्त निगरानी और समयबद्ध फैसलों से संभव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए प्रगति प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ऐसी कई योजनाएं हैं जिन पर जोरदार तरीके से काम हुआ, जिनमें एक जल जीवन मिशन भी है। एक तो रेस्पॉन्सिवनेस जल जीवन मिशन में टुवर्ड्स पब्लिक हमारी बढ़ी है प्रगति की वजह से। दूसरा हमको एक फ़ायदा ये हुआ कि प्रगति में और दूसरी मिनिस्ट्रीज जिनसे हमको क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन में जो बाधा होती है, उसका भी कोऑर्डिनेशन होने की वजह से हमको लैंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस वगैरह जो होते हैं उसमें भी हमको सहायता मिली। जल जीवन मिशन का स्पष्ट लक्ष्य था हर घर नल से जल। 15 अगस्त 2019 तक देश में सिर्फ 3 करोड़ से कुछ ज्यादा ग्रामीण घरों में ही नल कनेक्शन था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब देश के 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों यानी 81.50% घरों तक नल से स्वच्छ जल की पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है। इस असाधारण उपलब्धि के पीछे प्रधानमंत्री की सीधी निगरानी और प्रगति जैसे प्रभावी मंच की अहम भूमिका रही है। प्रगति ने जल जीवन मिशन को कागजों से निकालकर गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जियो स्पेशियल मैपिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए हर राज्य, हर जिले और हर गांव की प्रगति पर लगातार नजर रखी गई। कहीं जल स्रोत की कमी थी तो कहीं बुनियादी ढांचे की चुनौती। हर समस्या प्रगति के मंच पर आई और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उसका त्वरित समाधान भी निकली। घर तक न लाने से हमें समय की बहुत बड़ी बचत हुई है। पहले हम दूर तक पानी लेने जाते थे, अब घर पर ही आता है, इसलिए मैं सरकार की बहुत बड़ी आभारी हूँ। हमारे यहाँ नल की सुविधा उपलब्ध की है। हर रोज सुबह पानी आता है, शाम को पानी आता है, तो समय की बहुत बचत होती है। प्रगति समीक्षा से जवाबदेही तय हुई, पारदर्शिता बढ़ी और काम की रफ्तार कई गुना तेज हुई। स्वच्छ जल से स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, बीमारियों पर होने वाला खर्च घटा है और समय की बचत से आत्मनिर्भरता बढ़ी है। जल जीवन मिशन की यह सफलता दिखाती है कि जब संकल्प मजबूत हो, नेतृत्व स्पष्ट हो और प्रगति जैसे मंच से निरंतर निगरानी हो तो विकास हर घर तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आगे बढ़ेंगे नया सवेरा में। आपको बता दें कि एक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर सामने आए आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट को लेकर अपनी गलती को अब स्वीकार कर लिया है। जी हां, सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार एक्स ने सरकार को आश्वस्त किया है कि वो आगे से भारत के कानूनों और आईटी नियमों के अनुरूप ही काम करेगा। दरअसल हाल के दिनों में एक्स के एआई टूल ग्रुप के जरिए अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स को नोटिस जारी कर इस पर तत्काल कार्रवाई और अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई के तहत अब तक करीब 3500 आपत्तिजनक कंटेंट को ब्लॉक किया गया है और 600 से ज्यादा अकाउंट्स डिलीट किए गए हैं। एक्स ने यह भी साफ कर दिया है कि भविष्य में किसी भी तरह की अश्लील तस्वीरें इस प्लेटफॉर्म पर नहीं डाली जाएंगी। सरकार की आपत्ति के बाद एक्स ने कंटेंट मॉडरेशन और एआई गवर्नेंस को और भी ज्यादा सख्त करने का भरोसा दिया है। तो वहीं सरकार इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। तो ग्रॉक से जुड़ा ये मामला था। एक्स ने भारत के कानून को मानने का अब भरोसा दिया है। 3500 आपत्तिजनक कंटेंट जो है वो हटाए गए हैं। भारत सरकार की सख्ती के आगे झुकता हुआ नजर आ रहा है एक्स प्लेटफॉर्म। आपत्तिजनक कंटेंट पर अपनी गलती स्वीकार की है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में गृह मंत्री ने शास्त्री जी के स्वावलंबन और देश की सुरक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण को याद किया। उन्होंने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। संकट के समय जय जवान जय किसान का उद्घोष कर शास्त्री जी ने देश के स्वावलंबन और सुरक्षा का सुंदर समन्वय बनाया। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले गुदड़ी के लाल शास्त्री जी ने अपने दृढ़ संकल्प और मजबूत नेतृत्व से 1965 के युद्ध में भारत को विजय दिलाई। उनका सादगीपूर्ण जीवन हर एक समाज सेवी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नया सवेरा का कारवा आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है, नया सवेरा देख रहे हैं आप। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार से 3 दिवसीय विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की भव्य शुरुआत हुई और आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है, जहां हाथों में आइडियाज, आंखों में सपने और दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, यही पहचान है उन युवाओं की जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में शामिल होने पहुंचे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में इन युवाओं का कहना है कि ये मंच उन्हें अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचाने का अवसर दे रहा है। युवाओं का मानना है कि आज का भारत अवसरों से भरा हुआ है और अगर सही मार्गदर्शन और मंच मिल जाए तो युवा देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए और विकसित भारत में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको लेकर दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आपको आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ही विकसित भारत का एक ड्रीम है। तो आप क्या सोचते हैं? ये बहुत अच्छा स्टेप था कि हमें इधर 3 दिन बुलाया एंड टू गिव अस अ वेरी क्लियर विजन अबाउट व्हाट वी शुड सी फॉर द फ्यूचर एंड डू फॉर द फ्यूचर। किस तरह की भविष्य की योजनाएं युवाओं की है विकसित भारत को लेकर, आप क्या सोच रहे हैं? हम यूथ एक सबसे बड़े पावर हैं पूरे इंडिया के लिए और हमारी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है कि हमारा भारत आगे कैसे बढ़ेगा। जैसे कि अजीत सर ने हमें बताया भी था कि हमें एक प्रॉब्लम पे अगर हमें उसका सॉल्यूशन नहीं भी मिल रहा है तो हमें उस पर अटक नहीं जाना चाहिए, हमें आगे के लिए भी सोचना है और बीइंग अ यूथ ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने इंडिया को आगे तक लेके जाएं। किस तरह का विकसित भारत हो और युवाओं का इसमें क्या रोल है? एज अ यूथ we get so much motivated by the social media, by the people around us, but we don't perform. And that message will stay with me. Why? Because I will try to perform, not to just deliver the message. विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग वो मंच है जहां पर देश भर के युवा एकत्रित हुए हैं। अलग अलग सत्रों में उनके साथ
लगातार संवाद किया जा रहा है और इस बात की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है कि 2047 में भारत जब विकसित होगा तो किस तरह की एक पटकथा के साथ आगे बढ़ेगा, और उसका एक सशक्त मंच दिल्ली के भारत मंडपम में देखने को मिल रहा है, जहां पूरे देश के युवा एकत्र हुए हैं अपने विचारों और नवाचारों के साथ और साझा कर रहे हैं कि भारत को विकसित बनाने में उनकी भूमिका किस तरह की होगी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बात मौसम की करते हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और इसके साथ साथ उत्तराखंड में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही साथ अगले 24 घंटे में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ एक हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना भी व्यक्त की है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की संभावना जताई है। बात अगर पहाड़ी राज्यों की जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। जम्मू और कश्मीर के कुछ जिलों में शनिवार को जमकर बर्फबारी भी हुई है। मैदानी इलाकों में रात में जहां कड़ाके की ठंड जारी है तो वहीं दिन में धूप भी निकल रही है। अभी कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां का न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री रहने की उम्मीद है। और सेबी ने सुरक्षित और आसान निवेश के लिए कई कदम उठाए हैं। सेबी चेयरमैन तुहिन कांदा पांडे ने खास बातचीत में बताया है कि एक सर्वे में ऐसा पता चला है कि 47% निवेशक हिंदी में जानकारी चाहते हैं। और इसके साथ ही तमिल, बंगाली, कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी देने से निवेशकों का भरोसा और भी बढ़ेगा। युवा और बुजुर्ग दोनों ही पीढ़ी संचार के अलग अलग प्रारूप चाहती है और इसीलिए सेबी अब डिजिटल, रोचक और इंटरैक्टिव तरीके से जागरूकता फैलाएगा। साथ ही साथ सेबी चेयरमैन ने बताया कि सुदर्शन एआई टूल से सोशल मीडिया स्कैन कर गलत कंटेंट पकड़ा जा रहा है। पिछले महीनों में 1 लाख से अधिक ऐसे मामलों पर कार्रवाई हुई है, जिससे डर का माहौल बना है और पंप एंड डंप जैसी धोखाधड़ी रुकी है। खुदरा निवेशकों की सुरक्षा के लिए सेबी चेक और यूपीआई वेरिफिकेशन लॉन्च किया है। अब 30 सेकेंड में क्यूआर कोड या फिर यूपीआई हैंडल की वैधता जांच सकते हैं। AI Sudarshan is a tool which we have developed in order to scan the social media and then find out what are the egregious nature of their education, so-called, which is actually influencers transgressing the line. Nobody is stopping anybody from educating people. But when it transgresses a line and gets into the investment advice without taking a due registration from SEBI, it becomes dangerous, because it will then bring people through their use of stock tips and other things to invest in stocks which otherwise may not be actually beneficial for them. So therefore, we would like to take them down once we find them, and AI Sudarshan helps us in finding them out. और भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। 18 जनवरी तक चलने वाले इस पुस्तक मेले की थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक 875 रखी गई है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के भारत मंडपम में 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला शुरू हो गया है। मेले का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को उद्घाटन किया। इस बार मेले में कतर को जहां गेस्ट ऑफ ऑनर देश का दर्जा दिया गया है, तो वहीं स्पेन फोकस कंट्री के रूप में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस बार भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक 75 थीम रखी गई है। उन्होंने बताया कि पुस्तकें समाज को दिशा देती हैं और ज्ञान केवल पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि आत्मसात किया जाता है। ये केवल पुस्तक का मेला नहीं है, ये विचार का संगम, संवादों का उत्सव और सृजनशीलता का उत्साह है। भगवद गीता में कहा गया है, ज्ञान से अधिक पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। पुस्तक इस ज्ञान परंपरा की वाहक है, जो पीढ़ियों को जोड़ती है, सभ्यताओं की स्मृति को संजोती है और समाज को दिशा देती है।
18 जनवरी तक चलने वाले पुस्तक मेले में 35 से ज्यादा देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं और करीब 3000 से ज्यादा बुक स्टॉल लगाए गए हैं। जगह जगह देख रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का एक रिक्वेस्ट है, इन प्लेस ऑफ गुलदस्ता, इन प्लेस ऑफ फूल, आप पुस्तक दें लोगों को, आप पुस्तक भेंट करें। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। जब पुस्तक भेंट करोगे तो पुस्तक में ऐसा बहुत मटेरियल मिलेगा जो हमारी दिशा, हमारी सोच सब चेंज कर देगा। पुस्तक को पढ़िए, एक पुस्तक आपका लाइफस्टाइल चेंज कर देगी। पुस्तक मेला शुरू होने से प्रकाशक वर्ग काफी उत्साहित है। पहली बार पुस्तक मेले में जो एंट्री है वो फ्री की है, इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमें उम्मीद है फ्री होने से काफ़ी पाठक जो आएंगे, पुस्तकें देखेंगे और इससे जो है पठन पाठन की रुचि में वृद्धि होगी। इसका जो थीम है भारतीय सैन्य पर, वह भी एक बेजोड़ है और हमने भी प्रयास किया है, सारे प्रकाशक प्रयास किए हैं कि उस थीम को और उभारा जाए। सारे प्रकाशक, छोटा हो या बड़ा हो, पूरे साल प्रतीक्षा करते हैं कि विश्व पुस्तक मेला लगे, वहाँ लोगों का हुजूम आए, किताब से प्यार करने वाले आएँ और हम उन्हें देखें, किताबें उन्हें स्पर्श करें और किताबें भी सौभाग्यशाली सिद्ध हों। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित ये पुस्तक मेला 18 जनवरी तक चलेगा। थीम के अनुसार मेला आज़ादी के 75 साल में भारतीय सशस्त्र सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्र निर्माण में योगदान को समर्पित है। किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती हैं और 35 देशों से ज़्यादा प्रकाशकों की पुस्तकें इस नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की शोभा बढ़ा रही हैं। तो आप भी चले आइए इस नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में, जहां एंट्री पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचदे ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, NDH NDH। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब आपको बता देते हैं कि समाचार पत्रों में आज कौन कौन सी खबरें प्रकाशित की गई हैं। सबसे पहली खबर की बात करते हैं, वायु प्रदूषण के विरुद्ध किस तरह से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, उससे जुड़ी हुई खबर। दैनिक जागरण अखबार ने आज इस खबर को अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया और बताया है कि वायु प्रदूषण से अब पूरे साल जंग चलेगी। जी हाँ, NCR के सभी राज्यों, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल है, यहाँ से माहवार सालाना प्लान तैयार किया गया है। और इतना ही नहीं, NCR के राज्यों और नगरीय निकायों ने पर्यावरण मंत्रालय और CQM को अपनी योजना भी सौंप दी है। राज्यों ने अपने प्लान पर काम भी शुरू कर दिया है और हर महीने इसके अमल में किए जाने की समीक्षा भी होगी। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं और ये हिंदुस्तान समाचार से हमने ये खबर उठाई है। दरअसल हाईवे पर अगर आपका वाहन रुका तो AI कैमरे कंट्रोल रूम को आगाह करेंगे। ओवर स्पीडिंग और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई भी संभव हो गई है। NHAI ने पहले चरण में 3 एक्सप्रेसवे पर ये पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्गों पर 30% हादसे जो है वाहनों के अचानक खड़े हो जाने के कारण होते हैं और इन्हें रोकने के लिए AI कैमरों से अब मदद ली जाएगी। कोई भी वाहन हाईवे पर 2 मिनट से अगर अधिक समय तक खड़ा रहता है तो उसका फौरन कंट्रोल रूम को सेंसर से उसके बारे में जानकारी भेजी जाएगी। अगली खबर भारत की युवा पीढ़ी से जुड़ी हुई है, जेन जी से जुड़ी हुई ये खबर जो बता रही है कि संगीत अब घूमने का किस तरह से नया बहाना बन गया है। जी हाँ, आपको ये भी बताते चले कि एक रिपोर्ट बता रही है कि भारतीय युवाओं में गिग ट्रिपिंग यानी कि कॉन्सर्ट के लिए यात्रा करने का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। और ट्रेंड के कुछ मुख्य आंकड़े भी आज इस खबर के साथ प्रकाशित है, जिसमें 70% युवा दोस्तों या फिर ग्रुप के साथ यात्रा करना पसंद कर रहे हैं और 40% युवा ऐसे हैं जो कि अपने पसंदीदा बैंड को देखने के लिए दूसरे देशों का रुख भी कर रहे हैं।
और ये खबर हम ले रहे हैं, ये तो एक रिसर्च से जुड़ी हुई है। अगर 40 के बाद धुंधलापन और सिर दर्द होता है तो कहीं ना कहीं ये ग्लूकोमा का भी संकेत हो सकता है। आपको अपने डॉक्टर से चेक ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि काला मोतिया जो है वो बेहद खतरनाक होता है और डायबिटीज़ के मरीजों में अंधेपन का जो खतरा है वो 2 गुना हो जाता है, 2 गुने से भी ज़्यादा हो जाता है। भारत में लगभग 1.2 करोड़ लोग जो हैं वो ग्लूकोमा से पीड़ित हैं। तो अगर आपको कभी कभी धुंधला दिखाई देता है, सिर दर्द रहता है, या फिर रात में ड्राइविंग के दौरान आंखों में आपको तेज चौंध यानी कि ग्लेयर सी दिखाई देती है, तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। लक्षण ग्लूकोमा यानी काला मोतिया के संकेत हो सकते हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि समय पर सही जांच कराएं और इलाज से आंखों की बची हुई रोशनी को आप सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी में अगर एक बार रोशनी चली गई तो फिर वापस कभी नहीं आती है। तो समाचार पत्रों की दुनिया में फिलहाल इतना ही, लेकिन आइए अब आपको लिए चलते हैं दुनिया भर की कुछ और खास खबरों की ओर। बताते हैं क्या कुछ चल रहा है दुनिया में। अमेरिका के पूर्वी मिसिसिपी में अंधाधुंध फायरिंग में एक 7 साल के बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 24 वर्षीय डारिका मूर को हिरासत में ले लिया गया है। उस पर अपने परिवार के सदस्यों और एक स्थानीय पादरी की हत्या का आरोप है। शनिवार को मिनियापोलिस में लोग सड़क पर उतर आए और मार्च निकाला। यह प्रदर्शन एक अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंट द्वारा एक महिला को गोली मारे जाने के विरोध में था। भीषण ठंड के बावजूद लोग मिनियापोलिस में अधिकारी द्वारा की गई इस कार्रवाई का विरोध जता रहे हैं। नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट का कहना है कि नोबेल शांति पुरस्कार को ट्रांसफर, शेयर या फिर रद्द नहीं किया जा सकता। ये बात वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो की उस टिप्पणी के बाद कही गई है जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि वो अपना 2025 का पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे सकती है। ईरान में आर्थिक संकट से परेशान जनता के विरोध प्रदर्शन थमने के नाम नहीं ले रहा है। इन हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच अयातुल्ला अली खामनेई सरकार ने प्रदर्शन के दौरान दंगा करने वालों को खुली चेतावनी दे डाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान आज़ादी की ओर आगे बढ़ रहा है और इसमें ईरान की जनता को अमेरिका की तरफ से हर तरह की मदद मिलेगी। वहीं ट्रंप ने ईरान की सरकार को खुली चेतावनी तक दे डाली है। और अब खबरें खेल जगत से। दो 2026 का साल क्रिकेट के लिहाज से काफी ज्यादा बड़ा रहने वाला है और ऐसे में टीम इंडिया इस साल का आगाज वनडे फॉर्मेट से करने जा रही है। टीम के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती है। बड़ी बात यह है कि इस सीरीज में एक बार फिर से निगाहें विराट कोहली और रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस पर होंगी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका और विजय हजारे ट्रॉफी में एक बार फिर साबित किया कि उनमें क्रिकेट अभी बहुत बाकी है। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल।
और इसी के साथ नया सवेरा में अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव में। जी हाँ, आप इस पतंग उत्सव के सुंदर सुंदर झलकियों का आनंद लीजिए, आप रंगों के इस मेले का भी आनंद लीजिए। मुझे, मेरी सहयोगी शैला और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।